ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। अब क्लास शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में ये इस फाइनल टॉपिक तक पहुंचे थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट वर्सेस यंग्स मॉडुलस। क्या देखा था हम लोगों ने इसका आंसर? इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट के इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू आर, राइट? यस सर। जहां आर क्या था? लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट? बाकी लैटिस कांस्टेंट वगैरह क्या होता है ये सब आप लोग पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, केमिस्ट्री में। ओके, तो के इज इक्वल टू वाई आर हमारे पास फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। चलो फिर। सर आप एक होमवर्क दिए थे क्या दिया था मैंने? सर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला हाँ, बोले थे सेंट्रीफ्यूगल सॉल्व फोर्स वाला करना। ट्राई किया आप लोगों ने? यस सर। किया था? कोई नहीं, मैं उसको क्लास के एंड चैप्टर का थ्योरी में थोड़ा सा बाकी है, उसको ख़त्म करके पढ़ा जो ओके एग्जाम्पल्स हैं उसमें होगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक है टॉर्शन। टॉर्शन का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, और मैं फिर भी बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं वैसे शुरू करूँगा। ओके, टॉर्शन होता क्या है? तो ये वाला जो ट्विस्ट है इसको टॉर्शन कहते हैं। कुछ एक्सप्लेन करने लायक तो है नहीं इसमें, है ना? नो सर। किसी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करना अबाउट इट्स एक्सेस, ठीक है? ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सेस। अब देखो, मैंने जो एग्जांपल लिया वो सिलेंडर का लिया, राइट? अगर सिलेंडर की जगह एक लंबी सी स्क्वायर रॉड होती या रेक्टेंगुलर रॉड होती, यस बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अगर स्क्वायर रॉड होती या फिर रेक्टेंगुलर रॉड होती तो क्या होता? ये जो क्रॉस सेक्शन है ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता, राइट? यस सर्कल में तो क्या है कि यस सर। क्रॉस सेक्शन, सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा। पर अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तो क्या होता? ये क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। उसको कहते हैं वार्पिंग। वो सब अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है? अपने को सिर्फ यही पढ़ना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले में क्या होगा, ठीक है? तो ट्विस्टिंग के लिए टॉर्क लगाना होगा ऐसे करके, दोनों तरफ से, इधर से भी एक टॉर्क लगेगा, इधर से उल्टा टॉर्क लगेगा। नेट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि अगर नेट टॉर्क हो तब तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सब आना शुरू हो जाएगा ना। यस यस सर। तो एक टॉर्क इधर, एक टॉर्क उसका अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एंड्स पे लग रहे हैं। तो ये जो आपका रॉड है ये ट्विस्ट हो रहा है। सबको क्लियर है एकदम? यस यस सर। ओके, सर टॉर्सन में ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट रोटेशन होता है। अपोजिट रोटेशन होता है बेटा। अपोजिट रोटेशन होना जरूरी मतलब नहीं, जैसे अपोजिट सर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में टॉर्क दोनों तरफ बराबर लग रहे होंगे, जैसे किसी भी स्ट्रेस में लग रहा होता है। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बात करो तो जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उसका अपोजिट फोर्स इधर लग रहा होगा। नेट फोर्स तो जीरो ही होगा ना। हाँ सर। अगर आप शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करो तो जितना फोर्स ऊपर वाले सरफेस पे राइट साइड में लगेगा उतना फोर्स नीचे वाले सरफेस पे लेफ्ट साइड में लगेगा, है ना? यस सर। अगर आप नो सर, मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, ये जो यहाँ जो दो एरो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही पूछ रहा हूँ। हाँ, वो दो अपोजिट टॉर्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इधर एक इसका उल्टा, राइट? ओके सर, ठीक। यस सर। ओके, सो ये दो टॉर्क लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्विस्ट होगा। जैसे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तब लेंथ बढ़ रही थी, इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा था, है ना? तो ऑब्वियसली इसको अप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या होगा कि एक एंड को फिक्स कर दो, एक तरफ से टॉर्क लगाओ, है ना? तो क्या होगा? इस तरीके की ट्विस्टिंग होगी। अभी भी इस टॉर्क को यहाँ जो फिक्स सरफेस है उसका टॉर्क बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस यस सर। है ना? और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, इसके बारे में हम कुछ बातें कर सकते हैं। क्या बातें कर सकते हैं? देखो, सर इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में सबसे पहले एक चीज़ क्या कह सकता हूँ, जितना टॉर्क हमने यहाँ लगाया अपोजिट डायरेक्शन उतना ही टॉर्क ये फिक्स सरफेस ने लगा दिया। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन इस फिक्स्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो मूव नहीं करेगा। देख लो, वापस ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट मूव नहीं करेगा, देख रहे हो? यस सर। है ना? मूव कौन क्या कर रहे हैं? ये वाला पार्ट कर रहा है, मतलब अब बाकी सारे पार्ट्स मूव कर रहे हैं। इस लाइन के बारे में सोचो,
है ना, ये लाइन घूम रही है ना। Yes, sir. अगले में और अच्छे से क्लियर होगा ये लाइन अभी ऐसे है, राइट। जब मैंने इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई किया, ट्विस्ट करके ऐसे चला गया, है ना, यही हो रहा है ना, देखो। Yes, sir. ठीक है। तो जब Yes. जब ये घूमा तो ये लाइन जो पहले यहाँ थी अब कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, राइट। Yes, sir. सो अगर मैं इसके सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं तो ये जो एंगल बना, इसको मैं ब्लैक से लिखूं, ये वाला जो एंगल बना Torsion angle. थीटा, इसको हमने क्या कहा, Torsion angle. टॉर्शन एंगल, राइट। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन मूव किया कुछ, इसके पहले वाले क्रॉस सेक्शन के से कुछ स्लाइड किया है, राइट, है ना। जस्ट लाइक शेयर स्ट्रेस में क्या होता है, हर क्रॉस सेक्शन थोड़ा थोड़ा स्लाइड करता है ना। Yes, sir. तो उस केस में इधर स्लाइडिंग हुई, उसके परपेंडिकुलर साइड से जो एंगल बनाएगा उसको ना अपन शेयर स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस या शेयर एंगल ये वाला एंगल बनेगा, राइट। Yes, sir. इसको हमने लेट से कह दिया फाई। फाई क्या है, शेयर एंगल या शेयर स्ट्रेस। अगर रॉड की लेंथ L है और रेडियस R है तो क्लियरली मैं कह सकता हूं कि L फाई विल बी इक्वल टू R थीटा। इससे मैं टॉर्शन एंगल का यूज करते हुए शेयर एंगल निकाल सकता हूं कि नहीं, Yes, sir. है ना। कॉपी कर लो, सर हो गया था सब. ऐसा हो गया था, ओके। Yes, sir. तो रॉड के अंदर क्या हो रहा है फिर, सर एक बार दिखा दीजिए पिछले वाला। ठीक है सर। ठीक है। इस जो चीज़ मैं अभी बोल रहा था उसको समझने के लिए अगला पेज देखेंगे, रॉड के अंदर क्या हो रहा है। ये तो रॉड पूरी है, रॉड के अंदर अगर देखोगे तो रॉड खूब सारे डिस्क से बनी है, मैंने उसमें से कुछ डिस्क बनाई है यहाँ पे, ओके। और जब मैंने यहाँ पे टॉर्क लगाया तो क्या हुआ, कुछ इस तरीके से ये रोटेट कर रहे हैं सारी डिस्क। देखो पहली डिस्क बिल्कुल रोटेट नहीं करी, ये थोड़ा रोटेट करी, उससे थोड़ा और ज़्यादा, ये थोड़ा और ज़्यादा, ये थोड़ा और ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा, है ना। वी कैन से कि जो रोटेशन हुआ है इसके लिए 0 बोल देता हूँ, 1 2 3 4, तो 10 डिग्री इसको बोल देता हूँ, इसका 20 बोल देता हूँ, इसको 30 बोल देता हूँ, इसको 40 बोल देता हूँ, और लास्ट वाले को 50 बोल देता हूँ, ओके। समझ में आई बात। Yes, sir. तो हम लोगों का थीटा कितना है इस केस में, थीटा जो कि आपका टॉर्शन एंगल है वो कितना है बताइए। तो जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे इसमें से कौन सा एंगल यूज करोगे, सर 50। 50 डिग्री। बाकी के सारे की सारी डिस्क जो है सेम एंगल से रोटेट नहीं करी हैं। एक्चुअल में जो लास्ट डिस्क और फर्स्ट डिस्क के बीच में जो रिलेटिव रोटेशन होता है ना, इसका 0 इसका 50, तो 50 माइनस 0, ये जो डिफरेंस है ये आपका टॉर्शन एंगल है, ओके बेटा। Okay, sir. यहां पर अगर मैं शेयर एंगल के बारे में बात करूं तो शेयर एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर एंगल कैसे निकलेगा, एल फाई इज इक्वल टू आर थीटा से निकलेगा। जब तक आपको लेंथ और रेडियस नहीं पता होगा सिर्फ थीटा से डायरेक्टली फाई नहीं निकाल सकते, ओके। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अलग अलग डिस्क के लिए थीटा अलग अलग है, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन अलग अलग है ना। तो अगर मैं सिर्फ इतनी ही लेंथ कंसीडर करूं, ये वाली लेंथ कंसीडर ना करूं लेट्स से, ओके, तो थीटा 40 डिग्री हो जाएगा और ये नया लेंथ हो जाएगा, है ना। Yes, sir. कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी कैलकुलेशन वगैरह में, ओके। एक्चुअली आपका जो थीटा है ना ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आने वाला है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा ही ट्विस्ट होगा, समझ रहे हो ना। लंबी रोड ज़्यादा ट्विस्ट होगी, छोटी रोड को ट्विस्ट करना मुश्किल होगा, राइट। Yes, sir. तो थीटा जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा अगर आपका टॉर्क सेम है तो, ओके। समझ में आ गया। इसको कॉपी तो नहीं कर पाओगे मेरे ख्याल से, बड़ी मेहनत हो जाएगी, है ना, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं।
हमें मतलब किससे, फर्स्ट और डिस्क से और लास्ट डिस्क से, है ना। ये देखो मैंने क्या किया है, मतलब तो ऐसे पूरी लेंथ से मैंने क्या किया है, इस डिस्क के ऊपर एक रिंग कंसीडर किया। मैं ये अब ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मुझे ये ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। ओके ओके बेटा। यस सर। अब देखो बात समझो, ये जो डिस्क है ये भी ऐसी खूब सारी रिंग से बनी है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ये डिस्क भी तो रिंग से बनी है ना। ऐसी सारी रिंग्स के लिए थीटा सेम है, बट फाई तो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एल्फा इज इक्वल टू आर थीटा। नाउ दिस आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिंग्स। यस और नो? यस सर। यार इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है क्या? नहीं है ना। नो सर। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर टॉर्शन एंगल इस पॉइंट का और इस पॉइंट का बराबर है, बट शियर एंगल इसका और इसका अलग अलग होगा। होगा कि नहीं? यस क्योंकि सर। लेंथ लेंथ तो दोनों के लिए सेम है और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, राइट। सो हम लोग सीधे सीधे ये भी नहीं लिख सकते कि फोर्स, जो शियर फोर्स आएगा दैट डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू ईटा टाइम्स फाई, ये भी लिखना गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि फाई शियर स्ट्रेन बोल सकते हो आप, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू ईटा फाई गलत हो जाएगा। क्यों? एज फाई इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट। यस सर। तो क्या करेंगे हम लोग, उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके लिए फाई सेम है। वो कौन से हैं? ऐसे रिंग्स हैं, राइट। अब क्या होगा, ये रिंग क्यों टर्न करेगी? तो रिंग टर्न करेगी क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा कुछ इस तरीके से, राइट, है ना। यस सर। क्या होगा, आपने ये टॉर्क लगाया, रिंग ऐसे, समझ में आ रहा Yes, sir. है ना। ऐसे रोटेट कर रही है ना रिंग। यस सर। और ये रिंग टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है? इन सारे फोर्सेस की वजह से लग रहा है। फोर्स किधर है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इन सारे फोर्सेस का जो सम है वो फोर्स आपका शीयरिंग फोर्स है, हाँ या ना। और इन सारे फोर्सेस को पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस पर जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, ये फोर्स भी बहुत छोटा होगा। सो डी एफ बाय डी ए इज इक्वल टू ईटा टाइम्स, अब यहां से मैं फाई निकालना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो फाई कितना आएगा? आर थीटा बाय एल। अब क्योंकि मैं यहां पर रेडियस मैंने स्मॉल आर ले लिया और थिकनेस इसकी डी आर ले ली, मैं क्या लिखने वाला हूं, पाई की जगह क्या लिखूंगा मैं? स्मॉल आर थीटा बाय एल। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? Yes, sir. क्योंकि इस रिंग में जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्मॉल आर थीटा है, राइट, कैपिटल आर थीटा नहीं है, हाँ है ना। यस सर। ओके, सो डी एफ बाई डी ए इज इक्वल टू ईटा टाइम्स स्मॉल आर थीटा बाय एल, विच मीन्स डी एफ अपॉन डी ए कितना है? इस रिंग का एरिया कितना है? 2 पाई स्मॉल आर डी आर इज इक्वल टू ईटा थीटा बाय एल इंटू आर, राइट, विच मीन्स डी एफ इज इक्वल टू ईटा कांस्टेंट थीटा बाय एल इंटू 2 पाई कांस्टेंट स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, राइट। या मैं बेकार में ही इसको डी ए को मैंने इतना बड़ा लिख दिया, इसको डी ए को ऐसे रहने दो, ठीक है, फालतू में लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ और प्रूफ, मुझे कुछ और प्रूफ भी करना है।
आर डी ए। कोई दिक्कत? सर हम लोग तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना। तो ये है तो सही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो देखो जरा, ये आप पतली सी पाइप कंसीडर करो, उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? समझ रहे हो? यस सर। समझ में आया ना? इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? यही तो है, डी यही तो है, ये वाला डी टू पाई आर डी आर। यस और नो? सर तो पाई आर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे? बेटा अंदर हम तो सिर्फ रिंग कंसीडर कर रहे हैं ना। मैं समझो बात को, मैं पूरी डिस्क का टॉर्क तो एक बार में निकाल नहीं पा रहा, इसलिए मैं सिर्फ रिंग का टॉर्क निकाल रहा हूं पहले, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरा टॉर्क निकालूंगा। ओके? ओके सर। पूरे डायरेक्टली मैंने पूरा डिस्क पे लगाने की कोशिश की तो दिक्कत क्या हो गई? फाई अलग अलग जगह पे अलग अलग है, मैं कैसे यूज कर लूँ ये फॉर्मूला? यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? इसलिए मैंने उन पॉइंट्स का कलेक्शन लिया जहाँ पे फाई सेम है। वो कैसे पॉइंट्स है? रिंग पे आते हैं पॉइंट्स, है ना? तो ओके सर। मैंने एक रिंग पे लगने वाला टॉर्क निकाला, फिर उन सारे टॉर्क्स को जोड़ दूंगा तो टोटल डिस्क पे लगने वाला टॉर्क निकल जाएगा, है ना? यस सर। सो डीएफ कितना आ गया? ईटा टाइम्स थीटा बाय एल इंटू आर डी ए। और ये डीएफ कैसे है? तो सर ये डीएफ हर जगह टेंजेंशियल है ना? उस पूरी की पूरी रिंग में हर जगह इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। इन सारे फोर्सेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम डीएफ है। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम है। वेक्टर सम तो जीरो ही होगा, राइट? यस सर। तो डी टाउ कितना हो जाएगा? क्योंकि सारे के सारे ये जो डीएफ हैं ये आर के परपेंडिकुलर हैं, तो डी टाउ विल सिंपली बी इक्वल टू आर टाइम्स डीएफ। हाँ है ना? यस सर। दिस इज इक्वल टू, अगर जरा इसको देखिएगा, ईटा थीटा बाय एल इंटू डी ए टाइम्स आर स्क्वायर, राइट? है ना? यस सर। यहां तक कॉपी करो, इसके आगे कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। सर ये क्रॉस सेक्शन वाला अभी तक समझ में नहीं है सर, और एक बार बोल देंगे? देखो, आप जब क्रॉस सेक्शन लेते थे पूरा, अब बोलो सर पूरा डिस्क लेना चाहिए ना मैं क्रॉस सेक्शन में, यस सर। पर क्या पूरे क्रॉस सेक्शन में शियर एंगल कांस्टेंट है? नो सर। तो आप शियर फोर्स निकालने के लिए शियर एंगल में क्या वैल्यू डालोगे? फाई डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते, फाई पता ही नहीं, फाई तो अलग अलग है अलग अलग पॉइंट पे। पहले तो हमने वही कोशिश करी, पर दिक्कत क्या था? फाई डिफरेंट है। सबके लिए थीटा सेम है पर सबके लिए फाई डिफरेंट है। डिफरेंट है। इसलिए हमने बोला ओके कोई बात नहीं, हम एक रिंग कंसिडर करते हैं, एलिमेंट कर लेते हैं, उस डिस्क का एलिमेंट कर लेते हैं हम लोग। ओके, डिस्क का एलिमेंट क्या होता है? रिंग। अब अगर रिंग पे अगर आप फोर्स निकालोगे, रिंग पे टॉर्क निकालोगे, तो रिंग का एरिया यूज करोगे ना, पूरे डिस्क का एरिया कैसे यूज कर लोगे? यस सर समझ गया। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। सर आपने बोला कि फाई हर डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिस्क में डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट प्लेसेस में। डिफरेंट रिंग्स पे डिफरेंट है। हाँ, हाँ वही बोल रहा, और थीटा सेम है। एक डिस्क के लिए थीटा सेम है। अच्छा। समझो बात को, ध्यान दो, अलग अलग डिस्क पे थीटा अलग अलग है। ओके, ओके सर। लेकिन एक डिस्क पे थीटा सेम रहेगा। अब उसी डिस्क के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग रिंग्स पे अलग अलग फाई आएगा, क्योंकि आर अलग अलग है, राइट? यस सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। यही तो समझने में थोड़ा तकलीफ है यहाँ पे, इसलिए फाइनल आंसर जो आएगा उसको याद करना है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में इसे ड्राइव करो, और करना भी नहीं है, क्यों करेंगे? बढ़ूँ आगे?
सर एक मिनट सर। यस सर ओके। हो गया? चलो, सो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, डी टाउ इज इक्वल टू ईटा थीटा बाय एल इंटू डी ए टाइम्स आर स्क्वायर, राइट? यस सर। विच मीन्स टाउ कितना आ जाएगा, ईटा कांस्टेंट थीटा बाय एल कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आर स्क्वायर, यस और नो? यस सर। है ना? Yes. अब ये देखकर मुझे याद आया कि काश यहां सिग्मा डी ए आर स्क्वायर होता तो मैं उसको इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर बोल देता, हाँ या ना? राइट? Yes, sir. ये देख के मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एक सिग्मा की कांस्टेंट की कमी है, सरफेस मास डेंसिटी की कांस्टेंट की, सरफेस मास डेंसिटी की कमी है, राइट? यस सर। तो अगर सरफेस मास डेंसिटी मल्टीप्लाई हो होता जो कि कांस्टेंट होता तो हम लोग यहाँ पर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते, राइट? यस सर। इसको भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, पर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास का नहीं, एरिया। ओके? क्योंकि फॉर्मूला याद रखना इसलिए, और कुछ नहीं, राइट? Okay, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। हाँ, मास का नहीं है। एक्चुअली मोमेंट गलत वर्ड होगा, हो जाएगा यहाँ पे, सर मोमेंट ठीक है, इनर्शिया गलत हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया बोलना चाहिए एक्चुअली, लेकिन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, समझ रहे हो? मोमेंट ऑफ एरिया। एक्चुअली बोलना चाहिए, अगर सही मामले में अगर प्रॉपर इंग्लिश से कोई के हिसाब से कोई टर्म कॉइन करता तो बोलता मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह, क्योंकि इनर्शिया का मतलब ऑटोमेटिकली मास से होता है, राइट? यस सर। पर नाम इसको फिर भी क्या दिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, या सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इंजीनियरिंग में तो इसे, ठीक है? सर मोमेंट ऑफ एरिया मतलब क्या? इंटीग्रेशन डी ए आर स्क्वायर, नया टर्म डिफाइंड है, और क्या? ओके सर। बेसिकली मैथमेटिकली क्योंकि ये और ये एक जैसे आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला हम इसे बार बार क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम इसे नाम दे देते हैं, फिर हमें याद हो जाएगा, राइट? यस सर। तो जैसे एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता, एम आर स्क्वायर बाय 2 आता। यस सर। इसके लिए क्या आएगा, एरिया आर स्क्वायर बाय 2, ओके? दैट इज इक्वल टू पाई, सॉरी एरिया कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू पाई आर टू पावर 4 बाय 2, ओके? यस सर। इसको हम लोग लिखते हैं जी, क्या लिखते हैं, जी, ओके? ओके सर। किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो सर जिस एक्सिस पर टॉर्क लगा रहे हो उसके अबाउट लिखो, राइट? सो वो तो सर सिंपल अपन नॉर्मल एक्सिस के अबाउट ही लगा रहे हैं, इसलिए हमने अपने नॉर्मल वाला ए आर स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला यूज कर लिया। सो टाउ इज इक्वल टू ईटा जी थीटा बाय एल, इजी हो गया फॉर्मूला। यस सर। नाउ दिस ईटा जी बाय एल इज कॉल्ड के, विच इज टॉर्शन कांस्टेंट। टाउ इज इक्वल टू के थीटा, we will use it in galvanometer क्लास 12th में। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार आईआईटी में, एक बार तो गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आया था, ठीक है? समझ में आया? के की वैल्यू कितनी है, ईटा जी बाय एल, जी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। इसको आई से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमको कोई तकलीफ होनी चाहिए क्या, हमारा काम आसान बना रहे हैं ना। यस सर। कॉपी कर लो।
यस सर हो गया। हो गया? एक्चुअली सही नाम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया की जगह मोमेंट ऑफ एरिया होता है। इनर्शिया का मतलब मास है, राइट? मोमेंट ऑफ मास की जगह मोमेंट ऑफ एरिया है, राइट? यस सर। इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर की जगह इंटीग्रेशन डी ए आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ मास की जगह मोमेंट ऑफ एरिया बोलना चाहिए इसे, पर बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो यहाँ यूज करने। ओके, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो टॉर्शन हो गया, टाउ इज इक्वल टू के थीटा फॉर्मूला है। के कितना है? बड़ा आसान है, देखो थीटा बाय एल तो मेजर है कि कितना ट्विस्टिंग हुई है, राइट? पर यूनिट ट्विस्टिंग पर यूनिट लेंथ है ये, है ना? ईटा तो आना ही आना है, क्योंकि कौन सा स्ट्रेस यूज हो रहा है? शेयर स्ट्रेस यूज हो रहा है। बस एरिया का कौन सा यूज कर देना, सॉरी साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देना है? जी। इतना सिंपल फॉर्मूला है, इससे सिंपल फॉर्मूला कोई क्या बनाएगा, राइट? यस सर। चलो फिर अगला टॉपिक है बेंडिंग। समझ रहे बेंडिंग? यस सर। एक मिनट में आया मैं। हाँ बेटा, तो मैं क्या कह रहा था? बेंडिंग पढ़ रहे थे ना हम लोग। यस सर। बेंडिंग में क्या हो रहा है? हमारा कोई भी जो रॉड है वो इस तरीके से बेंड हो जा रहा है। ये जो एंगल बना इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बेंडिंग एंगल। बेंडिंग एंगल। बेंडिंग एंगल। दिस थीटा इज कॉल्ड बेंडिंग एंगल। ओके, ये रॉड की लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ जो थी वो एल नॉट थी। ओके, यस सर। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ऐसे बेंड कब होगा? जब आप यहाँ इस तरीके से टॉर्क लगाओ और यहाँ इस तरीके से टॉर्क लगाओ, राइट? यस सर। तभी ना ऐसा बेंडिंग होगा। यस सर। ये टॉर्क आप कैसे लगाओगे? किसी भी क्रॉस सेक्शन के बारे में सोचिए। अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन इसका कंसिडर करोगे तो क्या हो रहा होगा? इसको आप पुल कर रहे होगे और इसको आप प्रेस कर रहे होगे, है ना? यस सर। तभी ना Yes, ऐसा sir. टॉर्क लगेगा। यस सर। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, टॉर्क कैसे लग रहा है? उसके इस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, राइट? यस सर। नॉर्मल एक्सिस के अबाउट नहीं लग रहा है ना? ओके, तो इस वजह से क्या होगा, आप देखो अगर अंदर इसके स्ट्रिप्स कंसिडर करो तो जो सेंटर वाली स्ट्रिप है जिसके ऊपर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था, देखा जाए तो, है ना, उसकी लेंथ तो कांस्टेंट रहने वाली है। यस सर। ऊपर वाली स्ट्रिप्स की लेंथ बढ़ जाएगी और नीचे वाली स्ट्रिप्स की लेंथ घट जाएगी, हाँ या ना? यस सर। देख सकते हो ना, अंदर वाली लेंथ कम है, बाहर वाली लेंथ ज्यादा है और बीच वाली लेंथ कांस्टेंट है। यस सर। यस, ओके। यस सर। सो अब अगर मैं यहां पर देखने जाऊं उसको, थीटा को, ये लेंथ मेरी आर नॉट बोल रहा हूं मैं इसे, यहां से ऊपर गया हूं मैं एक्स, तो क्या मैं कह सकता हूं एल नॉट इज इक्वल टू आर नॉट थीटा, और नई लेंथ जो एल आई, दैट लेंथ एल इज इक्वल टू आर नॉट प्लस एक्स थीटा। यस और नो? यस सर। तो इस रॉड के लिए ये जो ऊपर वाली जो स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप के लिए
जो डेल्टा एल आया दैट इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, दैट इज इक्वल टू कितना आया, एक्स थीटा, है ना, बोलो। यस सर। विच मीन स्ट्रेन कितना आया इस वाले किसी भी एक स्ट्रिप में, कितना स्ट्रेन आया बताइए। डेल्टा एल बाय एल नॉट आर नॉट प्लस, यस सर। दैट इज इक्वल टू थीटा बाय एल नॉट इंटू एक्स, ये स्ट्रेन आया। यस सर। तो स्ट्रेस sir. कितना हो गया, क्योंकि बहुत पतली सी स्ट्रिप है इसलिए स्ट्रेस इज इक्वल टू डी एफ बाय डी ए, डीएल। दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स थीटा बाय एल नॉट इंटू एक्स, है ना। सर। इतना डीएफ से आपने इस क्रॉस सेक्शन को पुल किया है, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ x पॉजिटिव तो df पॉजिटिव, x नेगेटिव हो जाएगा तो df नेगेटिव हो जाएगा। इसको आपने कंप्रेस किया, इसको आपने एक्सटेंड किया, राइट। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस है ना। यस यस सर। ओके, सो स्ट्रेस इतना आया। अब हम लोग स्ट्रेस किस एक्सिस के ऊपर लगा रहे थे, हम लोग स्ट्रेस लगा रहे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्ट्रेस लगा रहे थे, सॉरी स्ट्रेस बोल रहा हूँ, हम लोग टॉर्क किस एक्सिस के ऊपर लगा रहे थे, इस एक्सिस के ऊपर लगा रहे थे ना। यस सर। तो इस स्ट्रेस की वजह से जो फोर्स आया df, वो तो मैं लिख ही लेता हूँ। दिस इंप्लाइज df इज इक्वल टू y कांस्टेंट थीटा बाय एल नॉट कांस्टेंट, da वही वाला एरिया है इंटू x। तो मेरा जो d टाउ आएगा दैट इज इक्वल टू x df आएगा। इस df फोर्स की वजह से जो क्रॉस सेक्शन पे टॉर्क लग रहा है, यस सर। राइट। सो x df इज इक्वल टू y इंटू थीटा बाय एल नॉट इंटू da इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टाउ इज इक्वल टू y कांस्टेंट थीटा बाय एल नॉट कांस्टेंट इंटू da एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। फिर से क्या हो गया, ये g हो गया। तो फिर से वही आ गया। हाँ, तो आंसर सेम टू सेम है, बस ईटा की जगह यंग्स मॉडल्स लग गया, है ना। चलो, और टाउ, आर की जगह एक्स होगी। हाँ, टाउ इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू थीटा बाय एल नॉट टाइम्स g। या कहना चाहिए y g इंटू थीटा बाय एल नॉट। ध्यान दीजिएगा इस केस में, क्योंकि आपका मैंने एक्सिस आपकी अलग है इसलिए g अलग होगा इस केस में। इस केस में g कितना होगा, दो केस बता दे रहा हूं। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो g कितना हो जाएगा, पाई साइड लेंथ स्क्वायर बाय एल नॉट, सॉरी बाय 12, है ना। सिर्फ पाई क्यों है? पाई बोल रहा हूँ, सॉरी, एरिया ए स्क्वायर, यस है ना। यस सर। और एरिया अपने आप में कितना है, ए स्क्वायर है, राइट। यस सर। और अगर सर्कल हुआ तो कितना आ जाएगा, एरिया, पाई स्क्वायर बाय 12। तो एरिया छोड़, एरिया रहने दो उसे, एरिया इंटू आर स्क्वायर बाय बाय 4, एम ए स्क्वायर बाय 4 होता है ना भाई, एक डिस्क का क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट। यस सर। यस सर। समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइड लेंथ इसकी a है और g वाला इसका डायमेंशन है, और यहाँ पे रेडियस ये है और इसका ये रहा, राइट। एम ए स्क्वायर बाय 4 होता है ना सर्कल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर।
ध्यान दीजिएगा, पिछली बार हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, क्योंकि टॉर्क हमने इसी एक्सिस कोऑर्डिनेट लगाया, राइट। तो पिछले बार कौन सा एक्सिस का अबाउट लगा रहे थे? इस एक्सिस के अबाउट, जो नॉर्मल एक्सिस थी उसके अबाउट, इस बार डायमीटर के अबाउट। ओके सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी अगली बार अगला सेंटेंस पूरी तरीके से इंजीनियरिंग के अंदर का सेंटेंस है, पर फिर भी सुन लीजिए। अब देखो, रॉड के पास ऑप्शन है एक बेंड होने का, है ना। तो रॉड किस एक्सिस के अबाउट बेंड होगा? जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम हो, मतलब सेंटर ऑफ एरिया वाले एक्सिस के अबाउट, है ना। अगर आप टॉर्क ऐसे लगा भी रहे हो तो रॉड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें इसके अबाउट भी बेंड हो सकता था, इसके अबाउट भी बेंड हो सकता था, और किसके अबाउट बेंड होगा? तो जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस या सेंटर ऑफ एरिया से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, राइट। यस सर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर और एक बार बोल दीजिए। रॉड जब भी बेंड होगा ना, तो अपने सरफेस पर वो वाली लाइन सिलेक्ट करेगा एज एक्सिस इन सारी लाइंस में से जो सेंटर ऑफ एरिया से पास हो रही हो। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वजह से, राइट। यस सर। समझ में आई बात? तो इसलिए हमेशा इसी Yes, sir. एक्सिस के अबाउट बेंड होगा ये, जो सेंटर से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ एरिया से पास हो रहा हो इस केस में, राइट। ओके सर। अब समझो, हम चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जिससे बेंडिंग कम हो। हम जब भी कोई घर डिजाइन करेंगे, बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, अभी इवन कोई मशीन का कोई पार्ट डिजाइन करेंगे, तो हम क्या चाहेंगे? उसके पुर्जे, उसके जो रॉड वॉड में मुड़ जाएं? नहीं ना। हो सकता है कभी ऐसा No, स्पेशल sir. मशीन बन रही हो जहाँ पे रॉड हमें रॉड के हम चाहते हैं कि रॉड इतने अमाउंट से मुड़े, वो अलग सिचुएशन है। बट मोस्ट ऑफ द मशीन्स में हम क्या चाहेंगे कि हमारा रॉड बेंड ना हो, बेंड ना हो। ट्विस्टिंग Yes, कम हो। sir. ट्विस्टिंग किस केस में होती है? शाफ्ट वगैरह के केस में होती है ना। शाफ्ट वगैरह का केस नहीं समझे आप? शाफ्ट मतलब समझ लो, चलो विंड मिल चल रहा है, ठीक है, उसका पंखा घूम रहा है, तो एक रॉड को के थ्रू ना पीछे वाले गियर को घुमाएगा। Yes, sir. उस रॉड को क्या बोलेंगे? शाफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साफ। तो शाफ्ट में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि एक तरफ से पंखा घुमा रहा है, दूसरी तरफ से गियर बोल रहा है मैं नहीं घूमूंगा, Yes, sir. है ना। ट्विस्टिंग आएगी। Yes, sir. ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में देखने को मिल सकता है। कार के एक्सल, व्हील्स के जो एक्सल होते हैं, Yes, है ना, sir. समझ रहे हो बात को? यस इंजन उसे घुमाएगा और वो एक्सल के थ्रू वो टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है कि यहाँ तक, व्हील तक, तो व्हील उसको रजिस्ट करेगा, राइट। यस सो Yes, sir. बेसिकली उन सब जगहों पे ट्विस्ट वाला सिचुएशन बन रहा है, टॉर्शन वाला सिचुएशन बन रहा है। बेंडिंग वाला सिचुएशन आप समझ सकते हो, आप जिस भी बिल्डिंग में भी बैठे होगे, उस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं बीम तो यूज हुआ ही होगा बनाने में उसे। हम चाहते हैं बीम में बेंडिंग कम हो, इसलिए हम क्या चाहेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो, इसलिए हम Yes. मोटा बीम लगा देंगे। अरे मोटा बीम लगा देंगे तो भारी हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा, कौन इतना पैसा खर्चा करेगा? इंजीनियर्स का काम ही यही होता है, कम पैसे में ज़्यादा इफिशिएंट चीज़ें बनाना, ठीक है। Sir. तो हमें पैसा बचाना है, हमें मटेरियल बचाना है, और हमें रिजल्ट सेम चाहिए। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना है विदाउट इंक्रीजिंग द एक्चुअल मास और इन शॉर्ट एक्चुअल एरिया, ओके। तो क्या करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए? मास को सेंटर से दूर कर देंगे, है ना। यस सर। इसीलिए तो हम लोग आई बीम यूज करते हैं। अच्छा, ये सब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा था जो मैं यहाँ बता मास रहा था, को सेंटर से दूर कैसे करें सर? बता तो रहे। इसलिए हम ये आई बीम यूज करते हैं, देख रहे हो, मास यहाँ है मोस्टली, है ना। Yes, sir. देखा होगा ना ये आई बीम। Yes, sir. देखिए। यस सर, रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स पे तो देखा ही होगा, अपने घरों में भी यूज होता है। घरों में यूज नहीं होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज होता है जहाँ पे ज़्यादा वेट होता है, ओके। यस सर, सब मूवीज में तो सब Yes, इसी sir. पे चलता रहता है ऊपर में। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होता है उसमें देखा होगा आप लोगों ने, राइट। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो Yes, रहे sir. होंगे। यस सर। तो ये जो आपका बीम है, इस बीम को क्यों यूज किया गया? ताकि मास दूर रहे।
और इसीलिए बेंडिंग कम हो, इसीलिए आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं वो पोल्स हॉलो बनाए जाते हैं। हॉलो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि मास सेंटर से दूर हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए फॉर सेम मास, राइट? यस सर, समझ में आ रही बात? यस यस सर, इसको अगर मैं लोड करूंगा तो ऐसे लोड करूंगा, इधर से सपोर्ट, इधर से सपोर्ट, बीच से लोड। वो सपोर्ट का टाइप अगर होता है वो सब इंजीनियरिंग में पढ़ना, अभी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर से सपोर्ट रहेगा, इधर से सपोर्ट रहेगा, बीच में लोड रहेगा, राइट? मतलब इधर से एक पिलर होगा, इधर से एक पिलर होगा, और बीच में बीम होगा जिसके ऊपर दीवार खड़ी होगी या जिसके ऊपर छत खड़ी होगी, राइट? यस यस तो सर, अब जब आप इसके ऊपर बीच में लोड डालोगे तो क्या होगा? ये कैसे बेंड होगा? ये ऐसे बेंड होगा, नीचे की तरफ। ऐसे बेंड होगा ना। और मतलब इसी एक्सिस का और बेंड हुआ ना। यस इसमें यहां सर। पर क्या है? टेंशन है, और यहां पे क्या है? कंप्रेशन है, राइट? टेंसाइल और कंप्रेसिव। समझ में आया कि नहीं? यस सर, तो ये अपनी बेंडिंग की कहानी है। बेंडिंग क्लियर है? यस इसको कॉपी Yes, करने की sir. जरूरत नहीं है, ये सब सिलेबस में नहीं है। हाँ, इतना जरूर पूछ लेते हैं स्कूल वगैरह में कई बार कि हम लोग बीम्स अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं उसको खोखला क्यों बनाते हैं? देखा होगा ना, खोखले वाले पोल्स जो मेटल के बनते हैं, यस सर, खोखला क्यों बनाते हैं? तो जवाब क्या है? so that the mass is always away from the center of mass. हाँ, टू टेक द मास अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास in order to increase its moment of inertia so that the bending और buckling, उसको buckling भी कह सकते हैं, bending और buckling can be avoided, रिड्यूस। Yes sir, ठीक है? बेंडिंग और बकलिंग कैन बी रिड्यूस्ड, और उसका बगल में फॉर्मूला लिख दोगे क्या? थीटा, सॉरी, टाउ कितना लगता है? सर वाई यंग्स मॉडुलस YG थीटा बाय एल theta by इनटू L naught. जी। जी को पूरा एक्सप्रेशन लिख देना। क्या होता है जी का एक्सप्रेशन? इंटीग्रेशन डीएक्स। नहीं नहीं, जी का एक्सप्रेशन, चलो ठीक है, जी ठीक है, जी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी के लिए लिखना जी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, ओके? ओके समझ में आई बात? क्योंकि जी कोई स्टैंडर्ड वैसा नहीं है, जो 12th क्लास तक कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, 12th के बाद जब कॉलेज में जाते हो तो स्टैंडर्ड हो जाता है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलग यूज़ किया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में अलग यूज़ किया जाता है शायद तक। जी के जो टर्म यूज़ की जाती है ना, सिविल इंजीनियरिंग में अलग यूज़ होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलग यूज़ होती है। इसलिए जो भी यूज़ करो बगल में लिखना पड़ेगा कि जी है क्या, सब्जेक्टिव में, ओके? ऑब्जेक्टिव में इतना आता ही नहीं है कुछ खास, तो मैं बस बता दिया हूँ। टॉर्शन वगैरह आ सकता है, बेंडिंग तो नहीं आएगा। आगे बढ़े? Yes sir. यस तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको ट्राई करेंगे 2 मिनट में। ओके सर। देखो हमने यहाँ फोर्स लगाया है, कितना फोर्स लगाया हमने यहाँ पे? 100 न्यूटन का, ठीक है? यस 100। 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक टेंजेंशियल 100 कॉस 30 डिग्री दैट इज 50 Yes sir. √3, एक हो जाएगा नॉर्मल दैट इज 50 न्यूटन, ओके? जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है उस सरफेस का एरिया कितना है? 5 into 2. 5 इंटू 2 2 10 मीटर स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स 50 बाय एरिया 10 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
यस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? सर 50 रूट 50 रूट 3 बाई 10। बाई 5√3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। इजी ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। हम्म। पढ़ने में आ रहा है कि ज़्यादा छोटा है? पढ़ने में आ रहा है। Find out bulk stress on a spherical object of radius 10 by pi centimeter if area and mass of piston is 50 centimeter square and 50 kg respectively for a cylinder filled with gas. तो देखो भैया, आपका अंदर का जो गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बैलेंस करेगा प्लस सिलेंडर के वेट को भी बैलेंस करेगा, है ना? यहाँ दे ही रखा मैंने ऑलरेडी, राइट? यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट कितना है? 10⁵ पास्कल प्लस 50 जी, मतलब 50 इंटू 10/50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 इंटू 10⁻⁴, दैट इज अगेन 10⁵, तो 2 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपका आंसर है। जो प्रेशर होता है वही शियर स्ट्रेस होता है ना? कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट। यस सर हो गया। हो गया? चलो, फाइंड आउट द शिफ्ट इन पॉइंट बी सी एंड डी। देखो क्या क्या दे रखा है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये रॉड है जो अलग अलग मटेरियल से बनी, क्योंकि आपको यंग्स मॉडुलस भी अलग अलग जगह के अलग अलग दे रखे हैं। ए से बी के बीच में यंग्स मॉडुलस इतना है, बी से सी के बीच में यंग्स मॉडुलस इतना है, और सी से डी के बीच में यंग्स मॉडुलस इतना है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको दे रखा है। आपको पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी तीनों का क्या बताना है? शिफ्ट। शिफ्ट बताना है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो तीनों को स्प्रिंग से बदल दो। ये पहला स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, ये तीसरा स्प्रिंग। ओके, ये वाला पॉइंट है डी, सी, बी और ए। सबका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3 निकाल लो। K का फॉर्मूला क्या था स्प्रिंग कांस्टेंट किसी भी रॉड के लिए? बताओ तो। AY/L था? यस सर। नहीं, अगर याद है तो निकाल, सॉल्व करना पड़ेगा इसे, राइट? कैसे लिखोगे, सॉल्व कैसे करोगे? तो सर फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू x/L। दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू AY/L टाइम्स x। तो ये हो गया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट K। यस और नो? यस सर। अब क्योंकि तीनों स्प्रिंग सीरीज में हैं, तीनों में टेंशन सेम होगा। दैट टेंशन और दैट फोर्स F विल बी इक्वल टू सिंपली mg, है ना? यस सर। यस सर। देयरफॉर एक्सटेंशंस निकाल सकते हो। x1 इज इक्वल टू mg/k1, x2 इज इक्वल टू mg/k2 एंड x3 इज इक्वल टू mg/k3। k1, k2, k3 कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक्सटेंशन है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप समझिए बात को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए तो सिंपली x1 होगा, जितना ऊपर वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया, जितना ऊपर वाली स्प्रिंग एक्सटेंड करी उतना ही बी, सॉरी ए नहीं, बी है,
उतना ही बी मूव करेगा, राइट? है ना? यस सर। जितना ऊपर वाली स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आएगा उतना ही तो बी मूव करेगा। यस सर। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस x2, राइट? बोलो। यस और नो? अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ। ये यहां पर एक्सटेंशन होगा कितना BC का, x2 है ना, वो होगा कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ C माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, यही ना होगा एक्सटेंशन। यस सर। तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे, राइट? ओके सर। बाकी कैलकुलेशन करना आपका काम है ना? क्वेश्चन कॉपी करेंगे, स्टेप्स कॉपी करेंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे। सर लास्ट में क्या लिखे दिख रहे हैं? ये x2 मतलब इस स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन x2 इज इक्वल टू C का डिस्प्लेसमेंट माइनस B का डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? नो सर। सर नीचे का पोर्शन सर आपसे हाइड हो गया। मुझसे हाइड हो गया? अच्छा, यस सर, दिख गया दिख गया। सर वैसे ही x3 का पोजीशन SD का डिस्प्लेसमेंट माइनस SC का डिस्प्लेसमेंट। यस सर, हो गया। सबको समझ में आया ना? यस सर। यस सर। चलो वो वाला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था वो आ गया, है ना? आ गया ना? यस सर। तो इसका एक्सटेंशन निकालना है ना? क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि जो मेरा रॉड है, जब ये रॉड ऐसे घूम रहा है गोल गोल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से x लेंथ तक, लेंथ इसकी L0 है, x लेंथ तक का एक पोर्शन कंसिडर किया, DX का स्ट्रिप। यहां पर dx लेंथ का एक पतला सा स्ट्रिप काटा, ठीक है? यस सर। मैंने बोला कि ये जो पोर्शन है इसका, इसको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है उस वो कौन पूरी कर रहा है? यहां का टेंशन पूरी कर रहा है, राइट? फोर्स पूरी कर रहा है, राइट? सो जो फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर L0 माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है ना, इस पोर्शन का, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास यूज करते हैं, राइट? है ना? यस सर। सो फोर्स कितना आया? dm ओमेगा स्क्वायर L0 माइनस एक्स बाई टू, राइट? सो आई हैव कि
दिस मीन्स फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू, अब डीएम कैसे लिखेंगे? तो डीएम लिखेंगे सर लैम्डा डी एक्स। लैम्डा डी एक्स, पर क्वेश्चन में रो दे रखा है तो पर लैम्डा यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा, अच्छा डीएम क्यों, एम आएगा ना बेटा, ये डीएम थोड़ा, सॉरी गलत लिखा हूँ ना मैं, ये तो एम है ना। यस सर एम है। तो लैम्डा एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एल नॉट माइनस एक्स बाय 2, राइट, है ना। यस सर। विच मीन्स, अब देखो लैम्डा एल कितना होता है, टोटल मास, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में रो गिवन है, मैं रो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, से रो टाइम्स क्या हो जाएगा बताइए, डीएम। एरिया इंटू लेंथ। यस सर एरिया इंटू। सो एल एल चला गया, लैम्डा इज इक्वल टू रो ए, सो विच मीन्स फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू रो ए ओमेगा स्क्वायर इंटू एल नॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, ये आपका स्ट्रेस है, राइट। यस सर स्ट्रेस। ये सर मैंने लिखा कैसे, ये फोर्स बाय एरिया कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, सब कुछ वही लिख दिया, यहाँ फोर्स बाय एरिया आपने मन से लिख दिया, ये तो गलत बात है ना। स्ट्रेस लिया है आप वहाँ पर। मैंने इम्प्लाइज में लिखा ना यहाँ पे, यस सर। तो गलत लिखा था ना भाई, सॉरी। यहाँ बस मास के लिए सर सब्स्टिट्यूट, वहाँ पे भी एरिया से डिवाइड। सर आप गलती से स्ट्रेस ले लिए थे वहाँ। हाँ ठीक है, अब मैं एरिया यहाँ ले जाऊंगा, रो ओमेगा स्क्वायर एल नॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके। ये आपका स्ट्रेस है ना। एक्चुअली हाँ मुझे याद है, मैं लैम्डा बाय एरिया लिख के इसको रो लिखने वाला था यहाँ पे, फिर मैंने सोचा कि डायरेक्ट लिखूंगा आप लोग कंफ्यूज जाओगे, तो मैं उसमें भूल गया मैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। नो सर। तो ये मेरा स्ट्रेस है, दिस मीन्स यंग्स मॉडुलस इनटू, अब ये स्ट्रेस कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, इनटू डेल्टा डी एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल नॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यस और नो? बोलिए। यस सर। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यस सर। दिस मीन्स यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा डी एक्स को मैं फिर से अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ डी डेल्टा एल, कोई दिक्कत? ये तो हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं ना। यस सर। इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाला ब्रैकेट डी एक्स, कोई दिक्कत? नो सर। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है, दिस मीन्स यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू, इंटीग्रेशन में एक्स की लिमिट 0 से लेकर एल तक जाएगी, एल तक। तो एल नॉट एक्स का इंटीग्रेट करोगे तो कितना जाएगा, अच्छा एल 0 से लेकर एल नॉट जाएगी, राइट। कितना हो जाएगा, एल नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 एल नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब, ये 6 हो जाएगा, एल नॉट क्यूब बाय 6, राइट। 1/2 माइनस 1/6 इज 1/3, राइट। दिस इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल नॉट क्यूब बाय 3, ये वाई डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल में क्या आ जाएगा, राइट।
सो ये मेरा आंसर है। सर इतना छोटा सा आंसर का इतना बड़ा सवाल आंसर। बेटा तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप इंटीग्रेशन ही कर रहे हो ना इसमें, मैक्सिमम स्टेप्स में तो यस मतलब इक्वेशन मैनिपुलेट ही कर रहे हो ना। आपने फिजिक्स तो एक ही लाइन की लगाई है, बाकी तो मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हो आप, राइट? यस सर, उसी के आगे उसको मॉडिफाई कर। तो मेरे पास डेल्टा एल का फॉर्मूला आंसर क्या आया, डेल्टा एल इज इक्वल टू, वैसे इतना छोटा आंसर भी नहीं है, ठीक ठाक आंसर बेटा, रो यस सर, वैल्यूज तो गिवन है। ओमेगा स्क्वायर एल नॉट क्यूब अपॉन 3y। ये आंसर थोड़ा ना तुरंत आ जाएगा, ये आंसर निकालने के लिए कम से कम 5-10 स्टेप्स तो करनी पड़ेंगे ना। यस सर सेंटर ऑफ मास पूरा का सर आप वो छोटा लेंथ स्ट्रिप का और पॉइंट के बीच में रखे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अब बोलो। सर वो सेंटर ऑफ मास आप जो रखे हैं सेंटर ऑफ मास तो मैंने यूज ही नहीं किया। अच्छा हाँ, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास, ये जो यस सर ये जितने पोर्शन के लिए मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यहाँ का जो फोर्स है इतने ही पोर्शन का सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट पूरा करेगा ना, तो इतने ही पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यूज किया मैंने। इसकी लेंथ एक्स है तो एक्स बाई टू पे आएगा, कहाँ से, एल नॉट से एक्स बाई टू तक आएगा, तो एल नॉट माइनस एक्स बाई टू। ओके। सर सर और एक कंफ्यूजन है कि सर आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं हाँ सर, सेंट्रीफ्यूगल का तो यहाँ पे कोई ये नहीं होगा। देखो बेटा, या मैंने आपको क्या बोला, या तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचते हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सोचते हो। अगर आप ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि इस पोर्शन ने इस पर कितना फोर्स लगाया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि इसके ऊपर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये फोर्स जो इस ब्लैक वाले पोर्शन पे इधर की तरफ ये वाला डी एक्स एलिमेंट लगाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये फोर्स या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, राइट? यही सिखाया था ना। यस सर या तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कराओ या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कराओ, दोनों एक साथ नहीं होगा, यस सर है ना। समझ में आया? देखिए यहाँ पे रेडियस से मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे आपको रो गिवन है, वो एरिया अपने आप ही खत्म हो गया था ना, फोर्स बाय एरिया आके स्ट्रेन बन गया था ना। यस सर सर हाँ बेटा। सर जब हम ट्राई किए थे सर यहाँ पे डीटी फोर्स के लिए सर, हम जब लिख के किए थे तो सर उसमें तो रॉन्ग हो जाएगा ना। डी टी, बेटा डी टी कैसे लिख डीटी लोगे आप, इक्वल मतलब टू आपको तो वहाँ पे टोटल टेंशन चाहिए होगा ना। यस सर तो आप अगर सिर्फ इतने, अगर आप डी टी लिख रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस जो पतली सी स्ट्रिप है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकाल रहे हो, राइट? यस सर तो उसके ऊपर लगना, आपने क्या देखा कि सर यहाँ का टेंशन बड़ा है, यहाँ का टेंशन छोटा है, इसका डिफरेंस इतना है। मुझे डिफरेंस से थोड़ा मतलब है, यहाँ टेंशन कॉम्बिनेशन टी है, निकालना यहाँ है। टी प्लस डी टी है, समझ में आई बात? यस सर एक्सटेंशन के लिए तो टी रेस्पॉन्सिबल होगा ना, यस सर डी टी तो इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए, इस पतले से पोर्शन को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? यस सर बस। स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए तो पूरा का पूरा टी रिस्पॉन्सिबल है ना।
यस सर। आगे बढ़े। ये जो मैंने लिखा है देख के किसी को समझ में आ जाए तो बताना। तो स्यूडो फोर्स क्यों ले रहे? मुझे एक्सेलरेशन से मतलब तो है नहीं, मुझे सिर्फ एक्सटेंशन निकालना है, राइट। तो क्यों ना मैं इसी ब्लॉक के रेफरेंस में चला जाऊं, राइट। हम्म। जैसे मैं इस ब्लॉक के रेफरेंस में गया, इफेक्टिव जी पीछे की तरफ हो गया, ए के बराबर, है ना। तो जो अपना सिंपल हैंगिंग रॉड था जिसमें एक्सटेंशन हम लोग इस फॉर्मूले से गलत ट्रिक से निकाल लेते थे, वो गलत ट्रिक मैंने लगा दी, बस एक्सेलरेशन जी की जगह ए यूज कर लिया, सूडो फोर्स यूज कर लिया एम जी की जगह एम ए, है ना। समझ में आया। यस सर। सर तब तो बोले थे वो मेथड रॉन्ग है। तो बोल तो रहा हूँ गलत मेथड लगा दिया मैंने, लेकिन क्योंकि वहां पे आंसर काम किया था, यहाँ पे भी सूडो फोर्स बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा था। वहां पे किसी भी छोटे से मास के ऊपर डीएफ कितना लगता था, डीएम इंटू जी। यहाँ किसी भी छोटे से मास के ऊपर डीएफ डैश कितना लगेगा, हम्म, डीएम इंटू ए। डीएम इनटू। सब कुछ तो एक ही यस जैसा है सर। ना, बस जी की जगह ए डाल दो, वहां जो आंसर आया था यहाँ भी काम करेगा, लगा दिया आंसर, खत्म, ओके सर। राइट। विच मीन्स यस सर। डेल्टा एल इज इक्वल टू एम ए एल अपॉन टू ए वाई। ओके, वहां एम जी एल अपॉन टू ए वाई आया था, यहाँ एम एल अपॉन टू ए वाई आएगा, और क्या। वो गलत है, पर आंसर याद हो गया ना एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का, तो नुकसान क्या है। हम्म। यस सर। नहीं तो हर बार इंटीग्रेशन करो। वो कब तक वैलिड है, जब तक हर एक डीएम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डीएम इंटू एक कांस्टेंट आ रहा है, जैसे डीएम इंटू जी आर, राइट। यस सर। पिछले वाले केस में क्यों नहीं काम किया, क्योंकि हर एक फोर्स के साथ, हर एक डीएम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो डीएम इंटू कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, बल्कि डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ रहा है, राइट। यस यस। सर। इस वजह से गड़बड़ हो गई, है ना। यस सर। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा ना, नो सर नो अभी सर। नहीं। इसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। ये तो पढ़ने में आ ही नहीं रहा होगा। नहीं सर। अब इसका क्या करो, तो इतना थोड़ा और बढ़ा लो, यस सर ठीक है, पढ़ने में आ रहा है। ठीक है। अब यस सर।
सर हम्म सर शियरिंग स्ट्रेन तो स्ट्रेस से निकल जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस हाँ, क्या लिखेंगे? फोर्स बाय 5 × 10⁻²² का स्क्वायर फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू ईटा टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻², राइट? यस यस सर। तो एक 5 × 10⁻² तो कैंसिल ही हो गया। दिस मीन्स 1800 अपॉन 5 × 10⁻² इज इक्वल टू ईटा कितना है? 2.4 × 10⁻6 डेल्टा एक्स, विच मीन्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 10⁻4 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 1.8 अपॉन 5, अच्छा 18/5 कर दूँ, 3.6 हो जाएगा सीधे सीधे। कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻4 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻6, that is equal to 1.5 into 10⁻², that is equal to 1.5 सेंटीमीटर। ओके, और शीयरिंग स्ट्रेस निकालना हो तो क्या करोगे? 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, 0.3, बहुत बड़ा आ गया है। ओके, तो रबर में तो आता ही है ना ऐसा स्ट्रेन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर वो कॉपी नहीं हुआ था पूरा। सर हो गया। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन एसएचएम का हो गया, तो इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है? सर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, मतलब एक्चुअली इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से मिक्स होकर ही बनते हैं, ठीक है ना? यस सर। बढ़ूँ आगे? यस सर। यस सर। क्या हुआ? ये बॉल जाके इससे चिपक गई, बेसिकली स्प्रिंग में लटक गई, ठीक है? आपको बताना मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना होगा। ओके बेटा? हम्म तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर यस K2 सर। और यहाँ का K1 निकाल सकता हूँ। K1 कितना होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कितना होगा बताइए? A1 Y1 बाय, AY बाई LY। और K2 कितना हो जाएगा? सर A2 बाई 2 A1 बाई L2। ओके, नाउ इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 1/K इज इक्वल टू, कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि नंबर सारे गंदे हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट? यस सर। अब यहाँ क्या होगा? जब इस ब्लॉक आके से टकराया तो ये स्प्रिंग को खींचेगा, कितना खींचेगा? तो सर जो मैक्सिमम एक्सटेंशन वो बताना है मुझे, इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन नहीं बताना, मुझे मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है, राइट? क्योंकि कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, स्प्रिंग के हाथ कोलिजन नहीं होता है ना? तो क्योंकि कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के मैं क्या बोल सकता हूँ? mg h प्लस एक्स, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, एक्चुअली गलती क्या अच्छा। करते हैं लोग? एम जी एच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये नहीं सोचते कि बॉल भी तो एक साइड नीचे जाएगी ना फिर। यस सर। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया था ना, एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में। यस सर। यस सर। तो बस वही है, और क्या? चैप्टर बदल जाते हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं बेटा। सर हाँ बेटा। सर
सर ये जो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं ना कि हाफ के एक्स स्क्वायर, हम्म सर ये कैसे आता है सर? मतलब पहले से तो हम एफ लोग इज यूज़ इक्वल करते टू, हैं तो ध्यान दो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो डी डब्ल्यू इंटरनल इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स. दिस इम्प्लाइज माइनस डी यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स, माइनस माइनस चला गया. दिस इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अच्छा, एक्स डी एक्स, ज़ीरो से एक्स. यस सर। ठीक है. सिंपल. यस सर। चलो फिर हो गया. मैंने क्वेश्चंस भी इतने सिलेक्ट किए थे, उसमें दो तो अपने निकल ही गए क्योंकि अपन ने पढ़ा ही नहीं है. अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, आप लोगों का थर्मल एक्सपेंशन तो हो चुका है, यस सर, चल रहा है। यस सर। चल रहा है. तो एक Yes. काम करना, मैं नहीं चाहता कि हर चीज़ मतलब दो बार होके थोड़ा कन्फ्यूजन हो. सर को बोल देना कि सर इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन आपको वो सर करा पाएंगे आराम से. ओके, ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्योंकि अगर मुझे नहीं मालूम अगर सर ने पढ़ा दिया और मैंने दूसरे तरीके से पढ़ा दिया, आप पूरा कन्फ्यूज होगे, क्योंकि मैं एकदम अलग ही तरीके से पढ़ाता हूँ उस चीज़ को, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन को. ओके, मतलब वो मेरा ही टेक्निक है, उसमें फिर या तो पूरी तरीके से मेरे ऊपर रहो, किसी भी और का पढ़ लोगे तो पूरा कन्फ्यूज हो जाओगे. यस सर, फिर आप ही पढ़ा दीजिए। नहीं समझे, पूरा कन्फ्यूज. अगर सर ने उसका वो वर्ड भी यूज़ कर लिया ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे. मैं इतना अलग तरीके से पढ़ाऊंगा. सर इतना अलग? हाँ, अलग? हम मतलब वो तरीके से, मतलब टॉपिक ही अलग हो जाता है मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो फिर मतलब उसको समझने में टाइम लगता है, पर एक बार समझ में आ जाता है तो ठीक रहता है. तो सर तो इसलिए फिर आप पढ़ा दीजिए, सर को बोल देंगे कि मतलब थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट कर देना। थर्मल एक्सपेंशन, चलो ठीक है. तो थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन मुझे पढ़ाना है, यस लेकिन सर। क्योंकि एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन सर पढ़ा रहे हैं ना, तो उनके साथ तो फ्लो में जाएगा फिर यस मैं सर, वो बात थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस उन्हीं पे रहने देते हैं, उन्हीं पर क्योंकि रहने दो, क्योंकि उनके फ्लो सर में क्योंकि जाएगा वो फिर. ऑफलाइन में वो और अच्छा से हो जाएगा। हाँ, और वो थोड़ा सा है भी डिफ़िकल्ट टॉपिक. अगर मुझे को ये नहीं पता होगा ना एग्जैक्टली कि सर ने क्या पढ़ाया है, कैसे बताया है, तो मैं एग्जाम्पल्स नहीं ले पाऊंगा, फंसवा जाएगा मामला. मतलब मैं जो रेफरेंस लेता हूँ ना, बेटा वो याद है उस क्वेश्चन में ये कराया था, इसमें ऐसे ऐसे किया था, वो सब नहीं कर पाऊंगा ना मैं. यस सर। तो इट्स बेटर कि लेट यस सर, लेट हिम टीच रजनीश इट. सर ही करें। अगर कन्फ्यूजन रह जाता है उसके बाद भी, हालांकि कन्फ्यूजन उसमें रहता ही है, सबको रहता है, तो अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो भले ही मुझसे बाद में बोल देना, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा. ठीक है, ओके सर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. फ्लूइड अ, मैकेनिक्स आप स्टार्ट नहीं करेंगे? हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स। आप लोगों से ही तो बात हुई थी, आपने कहा था कि सर दो जगह ऑलरेडी फिजिक्स चल रहा है, तीसरी जगह तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा. हम्म, आप ही लोगों ने कहा था, ये मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है. सर हम लोग कब कहे थे? पिछली सर दो हम क्लास लोग में कहा कहे था. थे, सर हम लोग कहे थे, पर तीनों सर क्लास क्योंकि पैरेलल अमन सर थी। वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं ये चैप्टर का ही, तो ओके, तो सर अमन सर सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे होंगे ना, क्या करा रहे हैं वो? नहीं नहीं, अमन सर ये मैकेनिकल सॉलिड्स ही पढ़ा रहे हैं, अच्छा, तो ओके. उसका क्वेश्चंस भी सर प्रैक्टिस करा देते हैं, एडवांस लेवल का भी 2-3 क्वेश्चन हो जाता है। तो आई विल से कि मैं पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा देता हूँ. सर पुराने का रिवीजन करा। मैं पुराने चैप्टर्स के सबके क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको धीरे धीरे. ओके सर। वो ठीक रहेगा ना, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता कि 3 चैप्टर खुल जाए आपके, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में, क्या पढ़ें क्या नहीं ठीक है पढ़ें सर। क्या, मतलब इसलिए मैं सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों ने मुझे बोला तो मुझे भी लगा है यार, दो चैप्टर अगर वहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, तीसरा मैं पढ़ा दूंगा तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा. दो तक ठीक समझ जाता है. आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ. नहीं सर, फिर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करा दीजिए।